Bismillahirrahmanirrahim. Students, in today's lecture, we will discuss risk and term structure effect. In the previous lecture, we have discussed supply and demand curve. What are the determinants of supply curve? What are the determinants of demand curve? And how these determinants affect the intersection point or the equilibrium point of the supply and demand curves. और फिर किस तरीके से वो डिटर्मिनेंट्स आपके ओवरऑल सप्लाई डिमांड ग्राफ को चेंज करते हैं और प्राइस और इंटरेस्ट का इफेक्ट किस तरीके से डिस्प्ले पे आता है। अब अगर आप रिस्क एंड टर्म स्ट्रक्चर इफेक्ट को डिस्कस करें तो इस ग्राफ को थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करें तो हमारे पास डिफरेंट जो है लाइंस वो ड्रॉ हुई हुई हैं। कुछ लाइन, ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो यूएस गवर्नमेंट स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट म्यूनसिपल बॉन्ड्स को रिफ्लेक्ट कर रही है। ब्लू लाइन कॉर्पोरेट BAA बॉन्ड्स को, बी इज द कैटेगरी ऑफ दीज बॉन्ड्स। रेड वाली लाइन जो है वो कॉर्पोरेट ए कैटेगरी बॉन्ड्स को शो कर रही है एंड दिस डार्क ब्लू लाइन इज शोइंग द यूएस गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। किस तरीके से बॉन्ड्स का टर्म इफेक्ट होता है, किस तरीके से कैटेगरी ऑफ बॉन्ड चेंज हो रही होती है, किस तरीके से रिटर्न परसेंटेज और इंटरेस्ट परसेंटेज जो है वो थ्रू आउट द ईयर इन बॉन्ड्स का चेंज होता जाता है। जनरली जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट होता है किसी भी बॉन्ड का वो वेरी करता है विद द मेच्योरिटी ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। अब मेच्योरिटी मीन्स कि आप कितने अरसे तक उस बॉन्ड को अपने पास रिटेन करते हो। मेच्योरिटी मीन्स रिटेंशन ऑफ द बॉन्ड। अब वो मेच्योरिटी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। से फॉर एग्जांपल आपने 2 साल बॉन्ड को पास रखा या 1 साल पास रखा, और इसी तरह बॉन्ड की लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी भी हो सकती है 5 ईयर्स 10 ईयर्स या फिर उस टाइम तक जब तक कि वो बॉन्ड जो है वो मेच्योर नहीं हो जाता। तो आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी ड्यूरेशन जो है वो आपके इंटरेस्ट रेट ऑफ द बॉन्ड को इफेक्ट करता है। इंटरेस्ट रेट विच इज़ द एनुअल यील्ड परसेंटेज जो आपको हर साल रिसीव हो रहा होता है, और आपके पास यील्ड टू मेच्योरिटी क्या होती है वो रिटर्न परसेंटेज जो आप उस वक्त तक रिसीव करते हो जब तक कि आप उसको मेच्योर होने तक अपने पास रिटेन नहीं करते हो। तो जो स्प्रेड ऑन डिफरेंट बॉन्ड्स होता है वो फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर चेंज होता जाता है। मतलब कि आपके पास इस साल में ये 8.5% पर था, फिर लेस पर चला गया, फिर इधर हाई परसेंटेज पर आ गया। तो ये जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। हर साल जो है वो डिफरेंट पिक्चर जो है वो आपका बॉन्ड जो है वो शो करता है। अब ये बॉन्ड्स किस तरीके से इफेक्ट कर रहे होते हैं, ये दो चीज़ों पर आपके जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है या इंटरेस्ट रेट जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। वो दो चीज़ें कौन सी होती हैं? बेसिकली इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन रिस्क स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स and the term structure of interest rate. Risk structure of the interest rate means that the risk pertaining or relating to that bond, कि उस बॉन्ड से रिलेटेड कौन कौन सा रिस्क है जो कि आप फेस कर रहे होगे, जो आप बियर कर रहे होगे, तो उसके बेसिस पर आपका इंटरेस्ट रेट डिफाइन होगा कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट रिसीव होगा। इसी तरह टर्म स्ट्रक्चर मीन्स कि आपको इंटरेस्ट रेट विल डिपेंड ऑन द टर्म ऑफ द बॉन्ड। टर्म मीन्स द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड, कितने अरसे तक आपने उसको रिटेन किया। तो कौन सी दो चीज़ें आपके इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करती हैं? रिस्क एंड द टर्म। रिस्क इज विच इज एसोसिएटेड विद द बॉन्ड, कि वो किस कैटेगरी का है, उस पर कौन कौन से रिस्क इफेक्ट हो रहे हैं, उन पे डिपेंड करता है। और टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द बॉन्ड मीन्स कि आप कितने अरसे तक बॉन्ड को अपने पास रिटेन करते हो। इस लेक्चर में वी विल गोइंग टू डिस्कस दीज टू स्ट्रक्चर्स। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द रिस्क स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट, and in the next lecture we will discuss term structure of interest rate. तो रिस्क स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट किस तरीके से इफेक्ट कर रहा होता है? सबसे पहले रिस्क स्ट्रक्चर के वो फैक्टर्स जो कि आपके इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करते हैं, दीज आर द डिफॉल्ट रिस्क, liquidity risk and income tax consideration. Now what is the default risk, what is liquidity and what is income tax consideration? These three risks are associated with the bonds, and these three risks usually define the interest rate which is relating to your bond. जब भी आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा होगा, रिस्क में से इनमें से कोई सा भी एक फैक्टर जो है वो इफेक्ट हो रहा होगा। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिफॉल्ट रिस्क को। To examine the default risk, what is usually default risk is or how we define the default risk.
Default risk is basically the issuer of the bond unable or unwilling to make interest payments when they are due. इसका मतलब ये हुआ है कि जो भी कंपनी है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपको बॉन्ड इशू किया हुआ है, वो जिस टाइम पे इंटरेस्ट रेट ड्यू है, से फॉर एग्जांपल आप ईयरली पेमेंट रिसीव कर रहे हो, तो जो ईयर के एंड पर पेमेंट रिसीव होनी है, वो आपका इशूअर जो है वो अनेबल है कि वो आपको पे नहीं कर सकता, या अनविलिंग है कि वो बॉन्ड की जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो आपको नहीं कर रहा. तो डिफॉल्ट रिस्क इज दैट योर इशूअर इज एट डिफॉल्ट, कि वो पे नहीं कर सकता आपका रिस्क, आपका इंटरेस्ट पेमेंट. तो डिफॉल्ट रिस्क एसोसिएटेड विद द इशूअर ऑफ द बॉन्ड अनेबल और अनविलिंग टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स. अब डिफॉल्ट रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं, और कुछ बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमारे डिफॉल्ट फ्री बॉन्ड्स होते हैं. डिफॉल्ट फ्री बॉन्ड्स आर नॉर्मली द गवर्नमेंट और फेडरेशन बॉन्ड्स, फेडरल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, जो कि हमारे डिफॉल्ट रिस्क फ्री बॉन्ड्स होते हैं. रीजन बीइंग दैट यूर गवर्नमेंट्स यूजुअली डू नॉट डिफॉल्ट, वो आपको हर हालत में आपके इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो करती हैं. और अगर इंटरेस्ट पेमेंट फॉर सम रीजन आगे पीछे भी होता है तो भी उसका डिलेड पेमेंट जो है वो आपको रिसीव होती है. तो आपका डिफॉल्ट फ्री बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स जो कि आपके गवर्नमेंट या फेडरेशन की तरफ से इशू हुए हुए होते हैं. ट्रायरी बॉन्ड्स नॉर्मली जो गवर्नमेंट इशू करती है, टी बिल्स जिसको हम कहते हैं, वो आपके डिफॉल्ट फ्री बॉन्ड्स होते हैं. आपके डिफॉल्ट फ्री बॉन्ड्स आर लोअर इंटरेस्ट रेट्स बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है. अब डिफॉल्ट फ्री बॉन्ड्स के साथ लोअर इंटरेस्ट रेट का क्या मैकेनिज्म है वो हम एक ग्राफ के थ्रू डिस्कस करते हैं. बट लेट्स फर्स्ट डिस्कस द रिस्क प्रीमियम. रिस्क प्रीमियम इज द डिफरेंस ऑफ द टू रिस्क और द इंटरेस्ट रेट विच यू आर गेनिंग एट द टू डिफरेंट लेवल्स. मीन्स कि एक आपके पास डिफॉल्ट फ्री बॉन्ड है, default free bond, the T-bill issued by the government, and other is the default risk bond which is issued by an organization. तो दोनों के जो बॉन्ड्स हैं वो क्योंकि डिफॉल्ट रिस्क का होना या ना होना दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए दोनों का इंटरेस्ट रेट भी डिफरेंट होगा. और जो इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस होगा, जो आपके पास से फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट फ्री बॉन्ड्स जो हैं वो 5% पे कर रहे हैं, और जो डिफॉल्ट रिस्क बॉन्ड्स हैं वो 7% पे कर रहे हैं, तो जो 5% और 7% का डिफरेंस है, दैट इज 2%, वो आपका रिस्क प्रीमियम होगा. Risk premium is basically indicates how much additional interest people must earn in order to be willing to hold that risky bond. क्योंकि आप डिफॉल्ट रिस्क को बेयर कर रहे हो बीइंग द बॉन्ड होल्डर, इस वजह से आप उसका इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो आपको ज़्यादा रिसीव होगी इन कंपैरिजन ऑफ दैट लोअर इंटरेस्ट रेट विच यू आर गेनिंग एट द डिफॉल्ट फ्री बॉन्ड्स. अब आपका डिफॉल्ट फ्री बॉन्ड और डिफॉल्ट रिस्क बॉन्ड किस तरीके से मैकेनिज्म किस तरीके से वर्कआउट करता है उसको हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिस्कस करते हैं. दिस इज द quantity of corporate bonds which are issued by the corporate bond market or an organization working in the corporate market, और ये आपका डिफॉल्ट फ्री यूएस ट्रेजरी बॉन्ड मार्केट है. ठीक है. अब इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आता है कि आपकी ये जो ब्लू लाइंस हैं ये बेसिकली आपकी बिफोर दैट इफेक्ट आपके एग्जिस्टेंस को शो करनी है, मतलब अभी आपने इस पर कोई भी इफेक्ट जो है वो डिस्प्ले नहीं किया. नाउ एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट रिस्क ऑन दीज रेट्स. ठीक है. अब हम करते ये हैं कि ये जो ब्लू लाइंस हैं इन पर हम इस इफेक्ट को शो करते हैं जो हमारा रिस्क की वजह से इन्वॉल्व हो रहा है. अब आपके पास ये जो ब्लू लाइंस शो कर रही हैं ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को शो कर रही हैं. P1C इज द प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस which you are giving at that point. Similarly, these blue lines have the equilibrium point which is similar to that point. ठीक है. तो हमने उस रिस्क के फैक्टर को इन्वॉल्व करने से पहले जो इक्विलिब्रियम पॉइंट देखा या कंसिडर किया वो दोनों बॉन्ड्स का सेम है. इसका मतलब दोनों बॉन्ड्स सेम इक्विलिब्रियम प्राइस पे कर रहे हैं और दोनों का इंटरेस्ट रेट भी सेम है. ठीक है. क्योंकि प्राइस लेवल सेम आ रहे हैं तो फिर इंटरेस्ट लेवल भी सेम होगा. नाउ इंसर्ट द इफेक्ट ऑफ द डिफॉल्ट रिस्क. अब जब हम रिस्क का फैक्टर इन्वॉल्व करते हैं तो आपका रिस्क का फैक्टर क्वांटिटी ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को इफेक्ट करेगा. उसकी रीजन क्या है कि आपके जिस तरह ही रिस्क हायर होगा तो आपका डिमांड ऑफ द बॉन्ड डिक्रीज कर जाएगी. ठीक है. अब आपका जो कॉर्पोरेशंस इशू करती हैं बॉन्ड्स उनके साथ हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो आपका हाई रिस्क जो है आपकी डिमांड ऑफ द बॉन्ड डिक्रीज कर देगा, तो आपकी डिमांड लाइन जो है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर जाएगी.
ठीक है, पहले वो D1C थी और अब वो शिफ्ट होकर D2C बन गई। ठीक है, और अब इस D2C पर क्योंकि सप्लाई को सेम हमने कंसिडर किया तो हमारी न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो डिफाइन होगी विच इज P2C। ठीक है, अब आपके डिमांड डिक्रीज करने की वजह से प्राइस डिक्रीज की है आपके बॉन्ड की, जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड की प्राइस डिक्रीज होगी है, और क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो प्राइस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुई है आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो गया। Clear on one end that how corporate bonds bear the effect of default risk. अब दूसरी साइड पर आ जाते हैं, हमारे जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उनके साथ डिफॉल्ट रिस्क अटैच नहीं होता। तो जब आपके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट की ड्यू टू सम रीजन डिमांड डिक्रीज हुई है तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो अब इसके साथ कम रिस्क एसोसिएटेड होता है, तो फिर हमारे पास हमारी डिमांड ऑफ द म्यूनिसिपल बॉन्ड्स या ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है वो इंक्रीज कर जाती है। अब जैसे ही डिमांड इंक्रीज हुई है तो डिमांड कर्व जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट कर जाएगी और D1T विल बी शिफ्टेड टू D2T। अब जो रेड लाइन न्यू डिमांड कर्व ड्रॉ हुई है उसकी एग्जिस्टिंग सप्लाई कर्व के साथ जो इक्विलिब्रियम पॉइंट डिफाइन हुआ है, दिस इज द P2 ओवर हियर। ठीक है, अब आपकी पहले प्राइस P1 थी और अब प्राइस P2 हो गई। इट मीन्स दैट योर प्राइस इज इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द डिमांड। अब जैसे ही डिमांड ने प्राइस को इंक्रीज किया है एंड वी हैव ऑलरेडी एन अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट रिलेशनशिप विद द प्राइस दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ इंटरेस्ट एंड प्राइस। तो जैसे ही आपकी प्राइस P1 से इंक्रीज होकर P2 पर गई है तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हुई तो इन्वर्स रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो गया। अब हमारे पास इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ है इस पॉइंट पर जो कि हमारे टी बिल्स का पॉइंट है, जबकि इस कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो गया। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंटरेस्ट रेट्स इज द रिस्क प्रीमियम। हमने पहले ये डिस्कस किया था दैट P1 एंड P1 आर द सेम, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दोनों का सेम रहा। ठीक है, जैसे ही आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की प्राइस डिक्रीज हुई तो आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया। ठीक है, आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, मूव टू एन हायर लेवल। ऑन द अदर साइड टी बिल्स के जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई आपके टी बिल का इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब आपका डिक्रीज इन एन इंटरेस्ट रेट इन द टी बिल्स इन कंपैरिजन ऑफ एन इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो उन दोनों का डिफरेंस है, दिस इज द रिस्क प्रीमियम। एंड रिस्क प्रीमियम इज द अमाउंट ऑफ द interest rate or the percentage of interest rate which your bond holder is going to receive due to or in case of the higher risk they are bearing। ठीक है, अब वो जो डिफॉल्ट रिस्क आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड होल्डर बियर कर रहा था उसने उसके अगेंस्ट ये जो हायर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है विच इज कॉल्ड द रिस्क प्रीमियम वो रिसीव करेगा। This is how we call that risk premium indicates how much additional interest people must earn in order to be willing to hold that risky bond. So this is how our risk premium works and what is the meaning of the risk premium. तो डिफॉल्ट रिस्क का क्या एनालिसिस हुआ, डेट अ बॉन्ड with default risk will always have a positive risk premium and an increase in its default risk will raise the risk premium। जैसे जैसे आपका डिफॉल्ट रिस्क बढ़ता जाएगा आपकी डिमांड और कम होती जाएगी और आपकी प्राइस और नीचे डिक्रीज होती जाएगी एंड एन डिक्रीज इन द प्राइस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। और जैसे ही आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा तो आपका जो गैप ऑफ द इंटरेस्ट है विच इज द रिस्क प्रीमियम वो इंक्रीज होता जाएगा। दिस इज हाउ द डिफॉल्ट रिस्क अफेक्ट द टू डिफरेंट बॉन्ड्स and how and this is how the risk premium enter to play its role in the bond market. Now